नमस्कार दोस्तों। एनएमडीसी लिमिटेड में जो कि एक सरकारी कंपनी है, इसमें गेट के द्वारा जो है इंजीनियरों की भर्ती की जा रही है। और मैं अब आपको बता दूं कि गेट जो है, आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो, गेट स्कोर कार्ड मांगा है लेकिन 2021 का। और ये मैं बिल्कुल स्पेसिफिक कर दूं आपकी वीडियो देखने से पहले, आपका टाइम वेस्ट होने से पहले, क्योंकि देखिए भाई, वीडियो आप चाहे मेरा देखें किसी का भी, टाइम वेस्ट तो होता ही है ना। तो क्योंकि टाइम की मैं बहुत महत्व समझता हूँ और आपको भी समझना चाहिए दोस्तों। मैं पहले बता दूं, ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने गेट दिया हुआ है 2021 में और उनके पास गेट का वैलिड स्कोर कार्ड है। क्योंकि मैं एक चीज़ आपको पहले बता दूं कि इस पेपर में ये जो है ना, ये एनएमडीसी एक महारत्न कंपनी, ये आपको मालूम है, ये आयरन ओर प्रोड्यूस करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। और अभी इसका हाल ही में जो है एक नया प्लांट भी लग रहा है जगदलपुर छत्तीसगढ़ में, जो 3 मीट्रिक टन पर एनम का जो है स्टील प्लांट है। आप समझ गए होंगे कि इसका काम क्या है, आयरन और देना। ठीक है, अब ये भी बता देता हूँ कि इस गेट का स्कोर कार्ड तो हो, लेकिन किस किस फील्ड में मांगा गया है वो भी ध्यान सुन लें। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग की है, अगर आपने मटेरियल मैनेजमेंट से की है, या मैकेनिकल से, या माइनिंग से, तो सिर्फ इन्हीं के लिए खुली हुई है। और ये भर्तियां जो है दोस्तों पूरी तरीके से 2021 के स्कोर कार्ड, गेट के स्कोर कार्ड पर निर्भर करती है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। पोस्ट वाइज ये दिया हुआ है, अभी सब बताऊंगा कि इसको कितनी, हालांकि फीस जो है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के बंदों को देना पड़ता है और ओबीसी के क्रीमी लेयर को, और ये फीस होगी आपकी 500 रुपये। ठीक है, बाकी सबके लिए कोई फीस नहीं है, चाहे वो इनका एम्प्लॉय हो, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप हो, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर वाला हो, उनके लिए कोई फीस नहीं दी गई है दोस्तों। और जनरल और OBC क्रीमी लेयर वाले बंदों को 500 रुपये की फीस देनी है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो मैं अभी आपको ये बताने वाला हूँ। देखिए क्या होता है कि हम इंजीनियरिंग तो बहुत सारी फील्ड में करते हैं, अब क्या हमारी कई सारी फील्ड होती है। मान लो किसी ने किसी से इंजीनियरिंग करी है, तो इलेक्ट्रिकल के लिए कौन कौन सी इंजीनियरिंग अलाउड है वो भी इन्होंने एक लिस्ट दी हुई है, तो मैं वो भी आपको पढ़ के बताऊंगा। ऐसी मैकेनिकल में सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग थोड़ी ना होती है। अब मैकेनिकल में हार्डकोर में कई चीज़ें आ जाती है, तो वो सारी कौन कौन सी होती है वो भी मैं बताऊंगा कि भाई कौन कौन सी इसमें गिन सकते हैं, कौन सी डिग्री हो सकती है इसमें जो गिनी जा सकती है। तो सारी बातें हम इसमें करने वाले दोस्तों, समझ गए। तो आपको पोस्ट तो यहाँ पे समझ में आ गई होगी, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की ये पोस्ट है, क्योंकि बनी बात है गेट स्कोर कार्ड पे होगी। अब देखिए गेट स्कोर कार्ड कितना निर्भर करता है मैं आपको समझा देता हूं। तो क्या इसमें कोई पेपर होगा? बिल्कुल नहीं, है ना। इन्होंने गेट मांग लिया, अब आपको इससे बड़ा क्या चाहिए भाई, रिटर्न तो आपने निकाला है। अब ध्यान सुनिए कि 100 नंबर का पेपर है दोस्तों। ठीक है सर, पेपर बोल रहे हो आप, मतलब 100 मार्क्स से 100 नंबर की चीज़ है ये। ठीक है, अब इसमें से 70 नंबर, 100 में से 70 नंबर आपके गेट के स्कोर कार्ड से निर्भर करता है। समझ गए आप, गेट के स्कोर कार्ड पे आपके 70 नंबर निर्भर करते हैं। और अब बचे 30 नंबर, तो 30 नंबर को इन्होंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, एक 15 नंबर और एक और 15 नंबर। अब सर ये 15 और 15 क्या है? ये वाला 15 है GD आपका, ग्रुप डिस्कशन, और ये वाला जो 15 ये है आपका पर्सनल इंटरव्यू, PI। समझ गए। तो ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू मैं आपको टिप्स भी दे दूंगा कि इसमें कैसे। अब टॉपिक क्या रहेंगे, देखो टॉपिक तो ऐसा हो सकता है कि आपके डिसिप्लिन से भी रहे, यानी इलेक्ट्रिकल की भी फील्ड से हो सकता है, मैकेनिकल से भी हो सकता है, मटेरियल मैनेजमेंट के ऊपर कुछ भी टॉपिक देख सकते हैं, या फिर जनरल हो सकता है। तो ये सारी जानकारी ना वो क्या करेंगे, आपके एडमिट कार्ड में देंगे। और मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि हो सकता है कि आप हर तरफ से बिल्कुल एलिजिबल हो और फिर भी आपका नाम नहीं आए लिस्ट में, तो इसके लिए भी इन्होंने एक लाइन लिख दी है पहले से नोटिफिकेशन में कि पूरी तरीके से इसके राइट्स जो है वो इनके पास हैं। और किसी भी स्टेज में कोई भी कैंडिडेट ये क्या कहना चाहिए, दावा नहीं कर सकता कि उसका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, जब तक हम उसका लिस्ट में नाम ना ला दें तब तक। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या कहा, आपका 70 नंबर तो आपके गेट के स्कोर कार्ड पे निर्भर करता है। ठीक है, इसमें कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं है, सीधे अब आपका GD होगा। GD जो है आपका 15 नंबर का है, और फिर आपका इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कि 15 नंबर का होगा। तो इस तरह से 100 नंबर हो जाते हैं, समझ गए आप। फिर इसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और फिर उसके बाद आपका नाम आएगा। तो उसमें भाई आपको मालूम है कि मेडिकल भी होता है, मेडिकल जब सब फिट हो जाओगे तभी, नहीं तो ऐसा नहीं कि कुछ भी कर देंगे। और ये ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आपको भेज सकते हैं काम करने के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ उसमें कौन कौन सी चीज़ आती है, देख लीजिए। तो मैंने जैसे ही कहा आपसे दोस्तों कि एक तो फुल टाइम आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं कि फुल टाइम के अलावा कुछ भी नहीं है ना। अब इलेक्ट्रिकल में कौन कौन सी इंजीनियरिंग काउंट की जाती है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। देखो, एक होती है इलेक्ट्रिकल, एक होती है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एक होती है आपकी पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपने इनमें से किसी से भी इंजीनियरिंग की हुई है तो आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये भी बता दूं मैं, क्या होता है कि हम 4 साल की BE तो करते हैं, लेकिन आपको पता है कि एक और कोर्स चलता है 5 साल का, जिसमें कि BE BTech और MTech दोनों साथ में होते हैं, है ना। तो 4 साल की BE हो जाती है और 1 साल का MTech, ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है दोस्तों। तो अगर ऐसा भी किसी ने किया हुआ है तो भी वो अप्लाई कर सकता है, और जिन्होंने 2 साल का MTech किया वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। तो ये नॉन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होते हैं, ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने 2 साल का MTech किया है वो नॉन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आ गया, अलग से किया।
ठीक है। इंटीग्रेटेड में मतलब ये होता है दोस्तों कि बीटेक खत्म हुई और उसी से कंटिन्यू मेरा एमटेक हुआ था, इसलिए वो एक साल में कंप्लीट हो जाता, तो मतलब 5 साल टोटल लगते हैं इनको। ठीक है। अब इस तरह से अगर मटेरियल मैनेजमेंट में देखें तो कौन कौन सी पोस्ट आती है भाई, इलेक्ट्रिकल की आ गई, मैकेनिकल की आ गई, माइनिंग। अगर आपने इनमें से किसी से भी इंजीनियरिंग की है, माइनिंग इंजीनियरिंग की है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और मैकेनिकल वाली मैं बात करूँ दोस्तों, देखो मैकेनिकल वाला इसके लिए भी अप्लाई कर सकता था, मटेरियल मैनेजमेंट के लिए, और अपने लिए तो वो कर ही सकता है। तो मैकेनिकल में कौन कौन सी डिग्री काउंट होगी वो भी ध्यान सुनेंगे। माइनिंग मशीनरी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑटोमेशन, मैकेनिकल, समझ गए। तो इतनी ये 6 तरह की इंजीनियरिंग मैकेनिकल में काउंट होंगी, मतलब आप भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी ये सब बताऊंगा कि जो डिपार्टमेंटल लोग हैं उनके लिए भी है, एज वाइज जो छूट मिलती है वो तो छूट मिली है दोस्तों। ठीक है। हालांकि आप मैक्सिमम जो है 27 साल के होने चाहिए, इससे ऊपर के नहीं होने चाहिए, और सिर्फ 2021 का ही गेट स्कोर कार्ड वैलिड है, बाकी किसी भी ईयर का नहीं है। मैं पहले बता देता हूँ आपको, इसको ध्यान रखना है आपको। आपके पास 2020 का तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये मैंने आपको शुरू में वीडियो में बता दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आप जिस तरह से टाइम की अहमियत बहुत समझिए, ये मैं समझता हूँ, इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। अब माइनिंग में दोस्तों सिर्फ एक ही है, माइनिंग इंजीनियरिंग होनी चाहिए, और आपसे बनी बात है, अब आपका जो यूनिवर्सिटी है वो AICTE अप्रूव्ड या UGC रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपसे कि ये जो बात लिखी ना 5 साल वाला, क्या ये इंटीग्रेटेड जो डुअल डिग्री लेते हैं, BTech या MTech साथ में लेते हैं, तो वो तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब ध्यान सुनेंगे कि आपकी डिग्री का इसमें वेटेज कितना है, कितना मांगा गया है कि आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपकी डिग्री अनरिजर्व्ड वालों के लिए बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, और OBC नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोल दिया है, इतने लोगों के लिए जो है, इतने लोगों के लिए ये लिखा है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो। इनके लोगों के लिए कितना बोला गया है, इन लोगों के लिए बोला गया है 60% आपकी डिग्री में होना चाहिए। ठीक है। लेकिन सपोज करो कि अगर यही बंदे, यानी हो सकता है जनरल कैटेगरी वाला, EWS वाला या OBC वाला जो है ये डिपार्टमेंटल आदमी हो, तो यहाँ पर देखो जरा नीचे इस पॉइंट पर देखो जरा आप। ठीक है। क्या दिख रहा है आपको, बोला कितना है, 55%। ठीक है। मतलब अगर आप ऐसे जनरल कैटेगरी वाले हो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, है ना, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो भाई उनके लिए आप 5% की छूट मिल रही है, 55% डिग्री होगा तो चल जाएगा। अब भाई, अब आपको मालूम है SC ST PWD यानी फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए कितना मांगा जाता है, 50%। अब मान लो कि ये लोग अगर डिपार्टमेंटल यानी NMDC में पहले से ही काम कर रहे हैं इस स्टील की कंपनी में, तो फिर इनके लिए 5% की छूट मतलब 45% हो जाएगा, समझ गए। यानी नॉर्मल जनरल, OBC नॉन क्रिमिलियर और EWS के लिए 60%, और अगर यही बंदे डिपार्टमेंट में है तो उनके लिए 55% की डिग्री चल जाएगी, है ना। और अगर SC ST और हैंडीकैप लोग हैं तो नॉर्मली इनको 50% चाहिए इनकी डिग्री में। और अगर ये लोग ऐसे लोग हैं जो NMDC में काम कर रहे हैं, काम करने के बाद मतलब वो SC ST OBC में आते हैं, SC ST PWBD में आते हैं, तो उनके लिए 45% की छूट है, समझ गए दोस्तों। और एज वाइज तो छूट मिलती है, आपको मालूम है भाई, जैसे कि जनरल के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 27 है, SC ST को 5 साल की छूट मिल जाएगी। 5 साल की छूट मतलब इनके लिए मैक्सिमम एज 32 हो गई, समझ जाओ और क्या। ठीक है। OBC के लिए 3 हो गई, तो मतलब OBC के लिए 30 साल तक अगर आप हैं तो आप भर सकते हैं, SC ST में हैं तो 32 साल तक आप भर सकते हो, जनरल कैटेगरी के हैं तो सिर्फ 27 साल तक आप भर सकते हैं। जनरल पे तो बड़ी गाज गिरती है भैया, है ना, आप देख ही रहे हो, यहाँ पे फीस भी उन्हीं से मांगी गई है, बाकी सबको छूट दे दी गई है, समझ गए दोस्तों। ठीक है। अच्छा, अब चलिए देखते हैं इसमें आगे, ये एक सेकेंड ना। हाँ, तो ये बात समझ गए आप। अब बात है कि क्या डिपार्टमेंटल इंसान को भी कोई छूट दी गई है, जो डिपार्टमेंट में है ऑलरेडी NMDC में काम कर रहे हैं, तो उनको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो 10 साल की छूट दी गई है भैया, है ना, उनको 10 साल की छूट मिली हुई है एक्स सर्विसमैन को, और PWD को तो अब बाकी सबके लिए तो सेम ही है, वो तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अच्छा, अब ये रहा भैया कि, अच्छा एक चीज़ याद रखिए, अगर गेट स्कोर कार्ड मांगा जा रहा है दोस्तों, मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। आपको याद रखना है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है, सीधे GDPI के लिए ही बुलाया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। GDPI के लिए जब जाओगे तो उसी समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, DV उसी समय हो जाएगा आपका, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना। और सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेकर के जाना, कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत आई है वहीं के वहीं भगा देंगे आपको, तो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे आप सभी के सभी, ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड भी करने हैं, सारे मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, सब आपको अपलोड करके वहाँ पर दिखाना है। क्लियर होगी बात, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये तो खैर अब आपने समझ लिया कि क्या क्या है इसमें मायने रखता है ना। ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी इंजीनियरिंग आती है, इन्होंने फिर से वो पन्ना लिखा। अब कैटेगरी वाइज आप समझ लीजिए कि वैकेंसी कितनी है। भाई मान लो कोई जानना चाहे कि मैं जनरल का हूँ, मेरे लिए इलेक्ट्रिकल से कितनी पोस्ट है, तो 2 पोस्ट है।
कोई बोले कि मैं जनरल से हूँ और मटेरियल मैनेजमेंट की कितनी पोस्ट है, तो 4 है। ऐसी जनरल के मैकेनिकल के लिए 4 पोस्ट है, जनरल से माइनिंग के लिए 3 पोस्ट है। अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल से 1 पोस्ट है, मटेरियल मैनेजमेंट से 3 पोस्ट है, मैकेनिकल से 3 पोस्ट है। ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, ठीक है। और मैकेनिकल से 3 पोस्ट है, माइनिंग के लिए 1 है। तो ओबीसी के क्रीमी लेयर कहाँ चलेगा? अच्छा, किसी को नहीं पता होगा कि ओबीसी जो कैटेगरी है ये 2 हिस्सों में बटी हुई दोस्तों, एक होता है क्रीमी लेयर और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। ये क्या होता है? और ऐसे ही होता है दोस्तों, जनरल में एक और हिस्सा बनता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ये जनरल वाले ही होते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले, जो ईडब्ल्यूएस बोलते हैं ना खुद को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये जनरल वाले होते हैं। और ये क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर ये चलता है ओबीसी में, ठीक है। तो अब इनमें अंतर क्या होता है, बहुत ध्यान सुनेंगे। ऐसा ओबीसी परिवार, नॉन क्रिमिलियर किसे कहते हैं? ये एक ओबीसी परिवार है, एक ऐसा ओबीसी परिवार जिसका सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होता है ना, जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन क्रिमिलियर। और जिसकी ज़्यादा होती है 8 लाख से, उसे कहते हैं क्रीमी लेयर। इसमें सब कुछ काउंट करते हैं। मतलब नॉन क्रीमी लेयर में आप तभी आओगे जब आपके पास 1000 स्क्वायर फीट की कोई ज़मीन ना हो, एग्रीकल्चर में, बिजनेस के तौर पे कहीं पर भी कुछ नहीं, 100 स्क्वायर फीट में म्यूनिसिपैलिटी में आपका घर ना हो। मतलब वो पूरा प्रोफार्मा तैयार होता है, सरकार एक एक चीज़ जैसे राइट करते चली जाती है, हाँ ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ भैया इसको ओबीसी का एनसीएल घोषित कर दो। अब इसका एक सर्टिफिकेट आता है, आप समझ गए। देखिए जितने भी रिजर्वेशन वाले मामले होते हैं इनमें सर्टिफिकेट चलता है दोस्तों। तो वो सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जब इसको भरोगे आप, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, लिंक वगैरह सब प्रोवाइड कर दूंगा, है ना, पीडीएफ की भी और जो भरते हैं वो भी। तो आप ये जब भरेंगे तो समझ गया ना, कोई भी रिजर्वेशन का फायदा उठाने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा ना, प्रूफ कि ऐसा ऐसा। तो एससी एसटी है, मैं कुछ भी फायदा उठाऊं, या फिजिकली हैंडीकैप का फायदा उठाऊं। और आपको मालूम है फिजिकली हैंडीकैप का मतलब अब आप सरकार ने घोषित कर दिया कि ऐसा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? बेंच मार्क सेट किया है कि भाई ऐसा नहीं कि सारे हैंडीकैप ही हम नौकरी के लिए एलिजिबल होंगे, वही हैंडीकैप एलिजिबल होंगे जिनकी हैंडीकैप की जो परसेंटेज है वो मिनिमम 40% है। मतलब कम से कम वो 40% हैंडीकैप विकलांग होना चाहिए। उससे कम है तो नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा है तो बिल्कुल चल जाएगा, समझ गए। मतलब उसका भी एक तय किया हुआ है, तो बेंच मार्क लगा दिया, इसलिए पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी कहा है, ठीक है। तो इनके लिए भी पोस्ट रिजर्व रखी गई हैं, तो परेशान नहीं होंगे ये, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि आपको दिख रहा है, और ये देखिए कौन कौन से फिजिकली हैंडीकैप जो हैं आइडेंटिफाइड है, जो चल सकता है, जैसे कि डीफ एंड हार्ड हियरिंग, जिनको सुनाई नहीं देता है। लोकोमोटिव डिसेबिलिटी मतलब कि चलने फिरने से, कि 1 आर्म एंड 1 लेग से कोई अगर परेशान है तो वो। लेप्रोसी क्योर्ड वाला भी कर सकता है, जिसके पास बोनापन है वो भी अप्लाई कर सकता है। एसिड अटैक विक्टिम, जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ हो, वो भी इसी में गिने जाते हैं, है ना। और मतलब इनको ध्यान रखना है, अगर इनमें से आपके पास कुछ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं बात कर रहा था क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर की, तो आप समझ गए ना, नॉन क्रीमी लेयर कौन होते हैं? 8 लाख से कम वाले। अब सर ईडब्ल्यूएस आपने बोला जनरल के होते हैं, हाँ, ये जनरल का ऐसा परिवार अगेन जिसकी सालाना आय, परिवार के पूरे सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है, उसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं, समझ गए आप दोस्तों। अब सर ओबीसी का क्रीमी लेयर कहाँ गया? वो यूआर की तरह पेश आता है। अच्छा, मैं भी बताता हूँ कि सर क्या हम सिर्फ अपने एससी एसटी की पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं? मतलब हम एसटी के हैं तो क्या हम इसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमें तो पोस्ट कम लग रही है? ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं दोस्तों, आप सब के सब अनरिजर्व से भर सकते हैं। बस फ़र्क ये होगा कि आपको तब इनकी जो भी फैसिलिटी मिलती है ना, एज में रिलैक्सेशन, परसेंटेज में रिलैक्सेशन, वो सब नहीं मिलेगी, समझ गए। आप अपने आप को यूआर की तरह बिल्कुल भर सकते हो फॉर्म, आप इस पोस्ट पे लड़ाई कर सकते हो, लेकिन फिर आपको यूआर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, समझ गए ना। भेदभाव नहीं कर सकते, ये आपको ही पता है इस बात को, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि आपकी कैटेगरी से पोस्ट कम है तो ऊपर जाइए, ऊपर से आप लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओपन पोस्ट है। यूआर का मतलब ये होता है अनरिजर्व्ड। अनरिजर्व्ड का मतलब ये नहीं हुआ कि जनरल कैटेगरी के लिए, तो हम बोल देते हैं जनरल है, सामान्य है, ये सब के लिए ओपन होती है, समझ गए। आप कहीं से भी भर सकते हो भैया। आपने देखा नहीं कि पुलिस वाले पुलिस में होकर के भी पुलिस कोटा से नहीं भरते, क्यों? क्योंकि कट ऑफ की बड़ी दिक्कत आ जाती है, तो वो ओपन लड़ते हैं उस चीज़ को। मतलब वो दिखा देते हैं कि भाई नहीं, हम डिपार्टमेंटल नहीं भर रहे हैं फॉर्म को, हम नॉन डिपार्टमेंटल भर रहे हैं, यानी बिल्कुल सामान्य बंदों की तरह भर रहे हैं, ठीक है। तो कई लोग ऐसे ही करते हुए दिखेंगे आपको, तो जिसमें फ़ायदा दिखता है इंसान वही करता है, तो आप वो ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो ये आप पोस्ट देख लीजिए किसमें कितनी है, और मैंने जैसा बताया आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सब के सब यूआर से फाइट कर सकते हैं। अगर उसमें मान लो जैसे कि ईडब्ल्यूएस वाला चाहता है मैं मैकेनिकल से हूँ सर, लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आता हूँ और मेरे पास इसमें पोस्ट नहीं दिख रही है, तो क्या मैं नहीं भर सकता? नहीं भैया, देखिए ऐसे डाउट आते हैं मेरे पास, इसलिए मैं पहले क्लियर कर दूँ कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला अगर मैकेनिकल से है तो वो बिल्कुल अपने आप को यूआर से भर दे इस तरह से, ठीक है। फिर वो अपने आप को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन नहीं घोषित करेगा, मतलब वो फैसिलिटी फिर वो नहीं ले सकता है, समझ गए दोस्तों। चलिए भैया, बहुत अच्छी बात है। तो और अच्छा याद रखेंगे दोस्तों, इस फॉर्म की लास्ट डेट जो है 25 मार्च है, तो बहुत जल्दी से भर देना, ठीक है। ये एक रिकॉल की तरह से है,
तो इसका ध्यान रखेंगे। और इसमें दोस्तों यही सब लिखा है कि क्या क्या लगना है। तो गेट ये देखो बार बार 2021 से भर के रख दिया है ताकि तुम्हारी आंखों में छप जाए कि 2021 का ही चाहिए मुझे, ठीक है। अब देखिए आप जो नाम वगैरह जो आप भरेंगे ना, नाम और डेट ऑफ बर्थ या पिता का नाम है जो भी भरने वाले हैं, आप वो सब के सब 10th मार्कशीट के हिसाब से होगा, ये भी पहले बता देता हूँ। तो इसमें प्लीज़ घपला नहीं करेंगे, जो जैसा लिखा है सामने से वैसा ही लिखेंगे, कहीं भी कैंसिल कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, समझ गए। जिनके लिए फीस नहीं लग रही उनको कोई दिक्कत नहीं, जिनकी फीस लग रही है उनको दिक्कत हो जाती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और बाकी इनकी हेल्पलाइन चल रही है, वो 10 से 6 बजे तक चलती रहेगी, तो आप उसमें भी कॉल करके पता कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे इसमें कमेंट करो, मैं लोगों को जवाब देता हूँ। मैंने कोई भी कमेंट ऐसा खाली कभी नहीं छोड़ा है, मैं जवाब देता ही देता हूँ, ठीक है। हो सकता है कभी कभी मुझे आधा घंटा 1 घंटा लग जाए, पर मैं जवाब दे देता हूँ, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। और यही सब लिखा है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना 500 रुपये जो है देना पड़ेंगे, ठीक है। और जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है इनको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी, समझ गए दोस्तों। तो ये तो इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, ठीक है। अब मैं ये बता देता हूँ कि आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा, है ना। देखो ये जो PDF है ना, ये आपको डाउनलोड करनी है, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में कुछ ऐसे पन्ने हैं, जैसे मान लो ट्रैवलिंग अलाउंस का फॉर्म कैसे भरूं मैं, भाई मेरे पास टिकट तो है लेकिन मैं क्लेम कैसे करूं। तो याद रखिए आपको टू एंड फ्रो दोनों, यानी आने और जाने दोनों का टिकट मिलेगा, और ये ऑनलाइन दे देंगे। तो ऑनलाइन के लिए क्या करना है आपको, इसमें एक फॉर्म आएगा, है ना, एक फॉर्म है इसमें, मैं अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, उसको भर के ले जाना है आपको, ठीक है। तो सारे सर्टिफिकेट इसमें दिए हुए हैं, उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया। मान लो किसी की जो फीस है वो कट जाए, जनरल कैटेगरी वालों अगर कट जाए और ट्रांजैक्शन जो है आपको फेल्ड नज़र आ रहा है और आपका पैसा भी कट गया, तो आप परेशान मत हो, 10 दिन के अंदर आपका पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है। आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, इसमें और कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। और देखिए कुछ कॉपी आप तैयार रख लें पहले से, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएंगे। तो इन्होंने पहले बोल दिया है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, है ना, क्वालिफिकेशन की मार्कशीट होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, अब आप जो भी हो SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर EWS या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप लगा रहे हो, और गेट का स्कोर कार्ड बिल्कुल वैलिड होना चाहिए, है ना। उसमें गेट के स्कोर कार्ड के साथ उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो भी मोबाइल नंबर, ईमेल ID और स्कैन्ड सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर फोटो ये सब स्कैन करके पहले से रख लो, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए कि इधर उधर जाना पड़ रहा है बार बार, समझ गए। अगर आपको ये फॉर्म नहीं पता था तो देखिए यही तो मेरा काम है दोस्तों, कि मैं ऐसे फॉर्म्स आपके सामने लेकर के आऊँ जो छुपे हुए हो जाते हैं, ठीक है। तो यही मैं इसमें करता हूँ, और यही कारण दोस्तों कि मैं आपसे बस इतना बोलता हूँ कि आप इसमें बेल आइकन प्रेस करो, ठीक है। मैं इसमें बहुत जोर देता हूँ, ये आपके लिए ही फीचर बनाया गया दोस्तों, ताकि देखिए कोई भी चैनल जब हमें अच्छा लगे, है ना, और उसकी जानकारी हम चाहते हैं कि हमें मिल जाए, ऐसा ना हो कि वो हाइड हो जाए या मैं 10 दिन बाद देखूँ जब तक डेट निकल गई हो, समझ गए। अब जैसे 25 मार्च के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि 25 मार्च इसकी लास्ट डेट है, समझ गए, है ना। तो इसका आपको ध्यान रखना है, चलिए भैया, ठीक है। तो बाकी इन्होंने वही सब बोला है, 10th के मार्कशीट के हिसाब से होगा, जो मैं बोल रहा हूँ आपको वही वही करना है, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया है कि ये देखो यहाँ पे लिखा है 70 नंबर का आपका ये गेट स्कोर कार्ड, फिर GD 15 और इंटरव्यू 15, ठीक है, 100 नंबर हो गया। तो वेटेज इसका है, तो वेटेज आप सबसे ज़्यादा देख सकते हैं कहाँ पर कैसा है। और ये 1:10 के रेशियो में बुलाएंगे, मतलब एक पोस्ट पे 10 लोग बुला रहे हैं एक्स्ट्रा, बस इससे ज़्यादा नहीं बुला रहे। तो सपोज करो कि आप जो है 11वें आदमी हो और आपको लगता है कि मैं पूरी तरीके से एलिजिबल हूँ, मेरे को एडमिट कार्ड क्यों नहीं भेजा गया, GDPI के लिए क्यों नहीं बुलाया गया, तब आप समझ गए होंगे जब बुलाई 10 को रहे हैं, तो मैं भले ही 11वां हूँ और मेरे पास अच्छी एलिजिबिलिटी है, लेकिन हो सकता है वो 10 में 1 पॉइंट का ही फर्क हो, तो वो बुला लिया गया, आप नहीं बुलाए गए। तो इसमें परेशान मत होइएगा सर मुझे बुलाया क्यों नहीं गया या क्या है, ठीक है। ये आपको पहले से ध्यान रखना है। GD वगैरह जो है ग्रुप डिस्कशन में मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है कि जब कभी भी ना, एक चीज़ याद रखिए, हो सकता है कभी कभी आपको टॉपिक पता रहा हूँ, मैं बहुत आपको क्रैक बताता हूँ कि GD को क्रैक कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने GD की बहुत सारी ट्रेनिंग दी है, तो आप चाहोगे तो मैं ट्रेनिंग दे भी दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं एक हिंट दे रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान सुनेंगे। क्या मैंने कहा आपसे, क्योंकि देखिए इसका आइडिया मुझे इसलिए क्योंकि मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में यहाँ पर, है ना, यही मैंने देखा ही हमेशा से। अब आप ध्यान सुने, तो देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक बार में ये 5 6 10 लोग को जो भी को बिठा लें, वो उनके ऊपर नंबर डिपेंड करता है, ये टॉपिक देंगे। सपोज करो आपको पता नहीं कि क्या होता है, देखिए GD में कभी भी ना वो आदमी नहीं सिलेक्ट होता जो बहुत ज़्यादा बोल देता है या बहुत ये सबसे पहले बोल देता है। मैंने 2 बातें कही, वो इंसान नहीं सिलेक्ट होता जो बहुत पहले बोल दे उचक के और बहुत बाद में बोले, वो इंसान भी सिलेक्ट नहीं होता जो दूसरे की बात काट दे या दूसरे की बात को नकार दे, ठीक है। बहुत ध्यान सुने, जब आपको पता हो कि ये बात गलत है, फैक्ट रूप में, रिटर्न में, सरकार द्वारा या कहीं पर भी,
तभी आप सामने वाले को टोकेंगे, यार आई एम नॉट ओबे विद यू, मैं तुम्हारे साथ एग्री नहीं करता हूँ। लेकिन अगर लगे कि कोई सही बोल रहा तो वहाँ पर एग्री होकर के भी दिखाइए। आपको एक टीम की तरह चलना है। जीडी का मतलब होता है ग्रुप को लेकर के डिस्कस कर रहा है आदमी, ये नहीं कि अपने थोपने में लगा हुआ है। समझ गए? सपोज करो आपको किसी का पॉइंट बहुत अच्छा लगे तो आप उसको लेकर के कंटिन्यू कर दो, आई एम एग्री विद दिस पर्सन, ऐसे करते हुए आगे चल दो। लेकिन आई एम एडिंग फर्दर मोर पॉइंट हेयर, लेकिन मैं और एक आध पॉइंट इसमें ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है? तो ऐसे में क्या ना, आप दिखा रहे हो कि यार आप कितने अच्छे इंसान हो कि आप सामने वाले को सही भी कर रहे हो और फिर आप अपना पॉइंट भी उसमें जोड़ रहे हो। समझ गए दोस्तों? तो ये ऐसे पॉइंट्स, ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहना जीडीके में, और ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। और देखिए, कभी भी ना शुरू करने में मत भागिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि कुछ शुरू करता है वही सिलेक्ट होता है। मेरे पास लिस्ट है ऐसे बंदों की, मैंने बहुत ट्रेनिंग दी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को। आप बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। आपको क्या होता है कभी, अब मान लो एक बात तो ये होगी, सर हमारे पास नॉलेज नहीं तो हम बोलेंगे भी कैसे, तो ध्यान सुनिए। मान लो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो भी आप गेन कर सकते हो। आप बस 3 मिनट, जब जीडी शुरू हो जाए ना, आप 3 मिनट बिल्कुल मौन रहो, सबको हो हल्ला करने, तो आप इतना फोकस बनाओ सबके चेहरे की तरफ, देखो कौन है जो ज़्यादा जान रहा है, उसकी बातों को बहुत ध्यान सुनो, आप कुछ पॉइंट इकट्ठा कर लोगे। और ऐसे ही करके दूसरे आदमी को सुनो, देखो कौन जान रहा है। जिसको मालूम होगा ना वो देखना बोलने की पूरी कोशिश कर देता है। तो अगर आपको टॉपिक की जानकारी नहीं भी तो भी आप कर सकते हो। इतना आसान होता है जीडी। आप लोग सोचते हो कि नहीं सर अब मैं सब कुछ पढ़ लूँ, अनएम्प्लॉयमेंट, कोरोना वायरस, दुनियादारी, है ना, वुमेन एम्पावरमेंट हो गई, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल आरबीआई पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी। पागल मत बनिए। स्मार्टनेस देखी जा रही है यहाँ पर, है ना, स्मार्टनेस देखी जा रही है कि कौन बंदा, उसे मालूम है यार कि इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ जो पूरा ज्ञान ले लेगा बैठ के। अगर पढ़ा भी होगा तो आज को भूल गया होगा, एक आध पॉइंट भूल गया होगा। मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, या अभी जो बजट आया उसमें किसके लिए क्या है, किसको याद है? किसको याद किसको है? सरकार को ही कितना याद होगा? आपको क्या लगता है उनको याद नहीं? उन्हें बार बार पेपर देखना पड़ता है तभी उन्हें याद आता है। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है? अब आपके पास सिर्फ बजट है नहीं, एक ही चीज़ होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब यहाँ मान लो मैकेनिकल से जुड़ी हुई कुछ बोलते, कुछ प्रोजेक्ट चल रहा होगा सरकार का, उसके बारे में पूछ, आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे ना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूँ। आपको ऐसा कुछ नहीं कि बिल्कुल बहुत सी तैयारी करनी है। ठीक है? आपको फोकस होना है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, बस ऐसे पॉइंट चुराए और बात हो गई। समझ गए भाई? 2 मिनट तो मिलना ही बोलने को। अब तुम चाहे दुनिया जहान का नॉलेज लेकर के बोल दो तब भी तुम 2 मिनट बोल पाओगे, चाहे वहीं बैठे बैठे 2-3 पॉइंट सीखे वहीं बोल दिए। समझ गए? तो हेडेक नहीं लेना है। इतनी बड़ी बातें नहीं होती जीडीपी है जितनी आपको बता दी जाती है यूट्यूब पर, हो हल्ला कर 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 कर, और ऐसा ऐसा ऐसा। ये हो हल्ला वालों से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत, बिल्कुल नफरत है मुझे ऐसे लोगों से जो ये इतनी तरीके से बरगला देते हैं बच्चों को कि भाई अरे यार ये आप जाइए, जो ट्रिक मैंने आपको बताई वो काम नहीं करे तो मुझे कहना आप, है ना, आप बिल्कुल उस चीज़ को करके आओ। मैं दोस्तों, मैं क्या ना ग्राउंड लेवल पे बात करता हूँ। मैं किसी को बढ़ा चढ़ा करके ऐसा कुछ नहीं कि मुझे मेरा काम करवाना है या जो भी है, या मुझे यहाँ से फेमस होना है या जो भी, बिल्कुल ऐसा कुछ मेरे अंदर नहीं है दोस्तों। मेरा सिंपल सा ये मतलब है कि इस दुनिया में बेरोजगारी बहुत हो गई है। समझ गए? बेरोजगारी की एक वजह जो सरकार करती वो तो है ही, लेकिन इससे बड़ी वजह आपका नॉन अवेयरनेस है कि आपको ये नहीं पता है कि कितनी सारी नौकरियां यहाँ यहाँ निकली हुई हैं। ठीक है? यही चीज़ करने के लिए मैं यहाँ पे लेके आया। तो अब चाहे और मैं सिर्फ सरकारी नौकरी ही बताता हूँ, अब वो चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल सरकारी नौकरी हो या नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रेगुलर हो, एक पोस्ट हो, कितनी भी पोस्ट हो, लाखों हो, 1000 हो, 2 हो, 3 हो, मैं उसे यहाँ पर लेकर के आता हूँ और बोलता ही बोलता हूँ। चाहे वो एक्सपीरियंस्ड बंदे के लिए हो, चाहे वो नॉन एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की देता हूँ यहाँ पर सारी की सारी जानकारी। समझ गए दोस्तों? तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ एक पोस्ट के लिए भी, क्योंकि मैं आपके अंदर से मिथ निकालना चाहता हूँ। क्या है कि हमारे अंदर एक मिथ है कि जहाँ पर 1000 पोस्ट है ना, हमें लगता है बस वहीं हम वैकेंसी, इसलिए तो एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी। अब देख लो बच्चे वो हंगामा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे ठीक है, मैं समझता हूँ सारी चीज़ें कि गलत हुई हैं, है ना, 10वीं 12वीं वाला मामला, ग्रेजुएशन वाला मामला, कि ग्रेजुएशन वाले बंदों को बिठा दिया 10वीं 12वीं के लेवल पे, तो वो तो पास हो ही जाएंगे और हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, तो हम कहाँ से पास होंगे। वो सब बातें मैं समझता हूँ आपकी, लेकिन आप इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? क्यों आप आगे की तैयारी नहीं कर लेते? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ यहाँ पर कोई बात? आप इतना वेस्ट, इतनी भीड़ इकट्ठा करना, टीचरों को सुनना, कोई भी टीचरों में किसी भी टीचर का स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगा, वो तो देखिए गलत जो करते हैं वो अपने हिसाब से, है ना, अपने आप को फेमस करने के लिए जो काम उन्होंने किए वो छोड़िए, जाने दीजिए। ठीक है? वो देखिए किसी भी बच्चे का पेट नहीं भर जाएगा अब इससे, उन्होंने जितना भी इससे किया हो। ठीक है? कितने ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हो गए होंगे, बस थोड़े से और बाकी जो हो हल्ला करे थे, पटरी उखाड़ रहे थे, उनका क्या, है ना? तो आपने तो बाकियों ने तो टाइम वेस्ट किया ना, जिनको पता था कि हमारा नहीं होगा, अगर ये चीज़ कर भी दी जाए, मांगे मान भी ली जाए और हमारा नहीं होगा, तो वो भी लड़का लगा हुआ था। मुझे इनसे शिकायत है। जिनको कॉन्फिडेंस था चलिए ठीक है आप लड़ रहे थे, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं था आप क्यों लड़ रहे थे भाई? आपको क्या था?
आपको कुछ था वहाँ पे, नहीं निकला होगा आपका, मुझे मालूम है, और आप बैठे होगे। अब ये नहीं कि आप अगले एग्जाम की तैयारी करते, आपने एक एग्जाम को टारगेट बनाया और ऐसे बिल्कुल खोए कि अब चाहे जा हो जाए, बस यहीं पे चाहिए मुझे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करिए। हकीकत ये है, ग्राउंड लेवल में बात करूँ आपसे प्रैक्टिकली, कि हमें एक परिवार चलाना होता है, लड़कों के ऊपर जिम्मेदारी होती है। आपकी शादी किसी लड़की वाली नौकरी वाली से हो भी गई ना, तो भी समझ आइए कि आपको हीनता दीनता से देखा जाएगा, अरे यार इसकी बीवी काम करती है, ये काम नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? आप कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। तो इस बात से बिल्कुल उठे रहिए कि आपको तो अपने दम पे खड़ा होना ही है। पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, है और आगे भी रहेगी। वुमेन काम कर रही है, तो आपको मालूम है हर लड़की का क्या है नियम? वो ये चाहती कोई भी पति मेरे पे डिपेंडेंट नहीं रहे। आप समझ रहे हैं? और इसमें गलत कुछ बात नहीं, इससे आपको प्रेरित होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि यार हम तो ऐसा नहीं सोचते थे, या ऐसे अगर बाकी पहले सोचते तो ऐसा नहीं होता। वो क्या सोचा जाता था, क्या सोचा जाता था, नहीं सोचा जाता था, उसमें हमको नहीं फंसना है। समझ गए? आपको क्या, आप किसी के दम पे खाना चाहते हो? मैं तो लड़कियों को भी खुल के बोलता हूँ, भैया आज तुम चाहे प्राइवेट करो, चाहे तुम 10 रुपये कमाओ, 10,000 कमाओ, काम तो करो ही करो किसी भी हालत में अपने डिग्निटी के लिए, ताकि तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तुम्हारा पति ये ना कहे कि इतराए नहीं कोई तुम पर कोई घमंड ना दिखाने पाए। ये जो घमंडी लोग होते हैं ना, ये वही लोग हैं जिनके हाथ में पैसे आ रहे हैं, पर्स में पैसे आ रहे हैं लगातार। समझ गए? तो इनसे बचिए आप। मेरे को समझ में आई? तो बरगलाइए मत, है ना। तो ये मैंने आपको बात बताई कि कैसे लोग आपको घुमाते हैं, बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। मैं ये सब नहीं करता, मैं आपको मुद्दे के, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल। दोस्तों क्या प्रैक्टिकल है वो ध्यान सुनना है। आपको एक परिवार चलाना है, अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी है, उसके लिए एक नौकरी मतलब है। अब वो नौकरी मेरे भारत के किसी भी कोने में लगे, मुझे वो नौकरी चाहिए ही चाहिए। लेकिन उससे पहले मुझे अवेयर होना चाहिए, मुझे जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई एक पोस्ट खुली है। तो ऐसे ये मिथ मत पाले कि कहीं 1000 है तभी पोस्ट खुली, तभी मैं उसमें सिलेक्शन। अरे तुम एक आदमी हो, एक ही पोस्ट लोगे। चाहे सरकार 1 लाख पोस्ट खोल दे, चाहे एक पोस्ट खोले, तुम तो एक ही सीट में जाओगे ना। तुम तो डिवाइड होकर 2 सीट में नहीं चलोगे, या 1000 सीट में तुम्हारे लिए। तुमको ऐसा लगता है, तुम्हें मिथ लगता है कि 10,000 पोस्ट खुली है, 1 लाख खुली है, और पुलिस वाले में ऐसे इतनी सारी पोस्ट खुली हुई है, और मैं इसको भर देता हूँ हो ही जाएगा मेरा। जीएनएम ईएनएम कुछ भी, ग्रेजुएशन कहीं का किया है, कुछ वैकेंसी कुछ आने वाली है, कहीं भी चले आ रहे हो कुछ भी करने। समझ गए? प्लीज़ बरगलाइए मत, है ना। ऐसे ऐसे भागिए मत ही, क्या बिल्कुल भसड़ मचा के रख दी बिल्कुल आप लोगों ने, है ना। उधर कौशल विकास योजनाएं चल रही हैं, कौशल कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन क्या आपको एक भी कौशल कार्यक्रम का मतलब समझ में आया? तुम पॉलिटिक्स देखते रहते हो 5 राज्यों की, यहाँ पर बीजेपी। अरे इससे क्या मिलने वाला है तुमको यार? ऐसा कुछ भी मिलेगा तुमको? क्या भटकने में लगे हुए हो? तुम्हें देखना चाहिए था कि सरकार ने जो स्कीमें लॉन्च की हैं कौशल विकास योजना की, देखो कितनी कौशल विकास, कौशल दिए जा रहे हैं, लोगों में स्किल भरे जा रहे हैं, लोगों स्टार्टअप्स के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि भाई ये तुम तैयारी वैयारी से उठो और तुम आगे बढ़ो, प्राइवेट की तरफ जाओ, कुछ काम वाम करो, अपनी जवानी मत फूक दो इन सब चीज़ों में तैयारी के नाम पर। पापा से पैसे ही मत लेते रह जाओ, आगे बढ़ो, खुद के पैसे से कुछ करो। तुम्हें दारू पीनी है, सिगरेट पीना है, तुम्हें जो करना करो, लेकिन तुम्हारे खुद के पैसे होने चाहिए। पैसे तो तुम्हारे जेब से, तुम्हारी अर्निंग से ही होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ। प्रैक्टिकल कहा, मोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि मोटिवेशन से मुझे नफरत है। क्योंकि मोटिवेशन ना 2 मिनट का हवा है, ऐसा भरता है और फिर 2 मिनट में निकल जाता है। प्लीज़ मोटिवेट नहीं होंगे, बात प्रैक्टिकली है। सोचिएगा, सोचेंगे ना कि भाई बात तो सही बात है, ये प्रैक्टिकल बोली गई है कि यार हकीकत क्या है, हकीकत क्या, हकीकत का सामना करिए कि अभी आप कहाँ हैं, अभी आपको करना क्या है, आपका कार्य क्या है, लक्ष्य क्या है, आपका बनना क्या है आपको। कोई आपको माता पिता कभी नहीं बोलेंगे कि बच्चा तुम बहुत मेरे पर बोझ हो, यार तुम कुछ नौकरी कर लो। बहुत धीरे धीरे बोलते हैं उस चीज़ को, बेटा कहीं कुछ नौकरी निकली, बेटा कहीं फॉर्म भरे। ये देखो, ये जो चीज़ बोली जा रही ना, ये आपको बोला जा रहा है कि बेटा कुछ कर लो, बोझ मत बन करके रहो हमारे ऊपर। तो इस बात को समझिए, क्या चाहते हैं आप कि वो इकट्ठा आपसे डायरेक्ट बोल दें? हैं, आप उनका खून हो, आपको कितना कष्ट से पैदा किया है माँ ने, कैसे बोल देगी वो कि मेरे बेटे को बुरा लग जाए? दुनिया बोल सकती है, लेकिन वो नहीं बोल पाएगी तुमको। लेकिन आपको समझना चाहिए दोस्तों, समझ गए? बस दोस्तों यही मैंने आपसे कहा, इसीलिए आप मुझसे जुड़े रहें ताकि मैं आपको एक एक चीज़ दूं, यहाँ से पूरी जानकारी आपको दूं। और बेफिक्र रहें, मैं एडमिट कार्ड या रोल नंबर जो भी है सब मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर, ठीक है, जब इसका रिलीज होता है। मैं क्योंकि साइट्स देखता रहता हूँ, ठीक है। मैं दोस्तों देखो, मेरा काम है ना, मैं जगा देना चाहता हूँ भाई सबको। आप जग जाओ, कसम से बता रहा हूँ, आप जगोगे, आपसे जुड़ा हुआ भाई बहन, आपके बच्चे सब जग जाएंगे। समझ गए? ये जो काम होना शुरू होगा ना, आप देखना अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग ही खत्म कर देंगे। समझ गया? ये जो लड़ाइयाँ, ये जो पटरियाँ उखाड़ी जा रही ना, इन तक अगर ये चीज़ पहुँच जाए ना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, है ना, मैंने जो बात कही, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ये देखना, ये बंदे ये पटरियाँ वटरियाँ उखाड़ना शुरू कर देंगे। अपने ही देश का नुकसान कर रहे हो, अपने ही टैक्स से बनाएंगे चीज़ का नुकसान कर दिया है। ऐसे बच्चों को नौकरी दोगे आप जिनको ये समझ तक नहीं कि जो वो उखाड़ रहे हैं वो अपना ही नुकसान है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी का नुकसान कर दिया।
समझ रहे हैं आप? इसके दूसरे तरीके थे, बहुत सारे तरीके थे। अरविंद केजरीवाल जी ने बिना पटरी उखाड़े सीएम बन गए, पंजाब में जीत गए, लेकिन हमको एग्जाम का कुछ दिखाने के लिए बच्चों को ये क्या रेवोल्यूशनरी तरीका ये सिखाया था हमें भगत सिंह ने। हम ऑलरेडी डेमोक्रेसी हैं, तुम कहाँ ये लगे हुए फालतू की चीज़ें करने में। जिस बात का बड़े उससे आराम से चीज़ हो सकती है, अपनी प्रॉपर्टी नुकसान कर रहे हो। समझ गए दोस्तों, है ना? तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात समझेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, अब चलिए वापस आते हैं। तो देखिए, ट्रेनिंग के दौरान आपको मैं बता दूं कि 50,000 मिलेंगे। ट्रेनिंग खत्म होते ही आपको 60,000 से 1,80,000 मिलेंगे। आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर लग जाएंगे। इंडिया में कहीं भेजा जा सकता है। जैसे आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी तो आपको पीएफ, ग्रेच्युटी, पीआरपी जो भी होता है ना, सब आपको सुविधाएं मिलेंगी और आपके डिपेंडेंट को भी मिलेंगी। ठीक है, वेरिफिकेशन होगा दोस्तों उसी दिन, जैसा कि मैंने बताया, हर चीज़ मतलब रिजर्वेशन की सर्टिफिकेट, आपके गेट स्कोर कार्ड, एवरीथिंग। और याद रखिए, जो आप फॉर्म भरेंगे ना उसका प्रिंट आउट भी निकाल लेना। अच्छा देखिए, जितनी भी ओरिजिनल आपको लेकर के जाना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पूरा अपना उठा करके फोल्डर लेके चले आना। उसमें गेट का स्कोर कार्ड, प्रिंट आउट की कॉपी, सब कुछ होगा प्रिंट आउट की, है ना? अच्छा, इन्हीं ओरिजिनल की एक दो सेट बना लेना फोटो कॉपी की, और सेल्फ अटेस्टेड कर देना। खुद के साइन होने चाहिए, 10th के, 12th के, आपके ग्रेजुएशन के एक मार्कशीट पर, पूरे में सब में, है ना? कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वॉट एवर, मेट्रिकुलेशन, सब में पूरी लेके जाना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब वहाँ जाओगे तो ये सब लेकर के जाना पड़ेगा, और एप्लीकेशन फॉर्म भी लेकर के ही जाना। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। और कट ऑफ वगैरह तो मैंने आपको बता दिया भैया। ये जो है एज वगैरह भी आपने देख लिया। ये इन्होंने बार बार वही पॉइंट लिखा है, तो उसमें परेशान मत होइए। ठीक है, तो मैंने जीडी में आपको बता दिया ना कैसे काम करना है। और पीआई में दोस्तों याद रखिए, रिज्यूम आपका सामने जाएगा। पीआई जब आप जाओगे, जीडी तो आप क्लियर कर जाओगे, जो मैंने आपको बताया ना उससे आप आराम से क्लियर हो जाएंगे। और ज़्यादा होना तो आप रोज़ बस न्यूज़ सुन लिया करो। ठीक है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जब तक आपको एक महीने में सारी न्यूज़ कवर हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा होगा तो यूक्रेन मुद्दा हो जाएगा, इकोनॉमी कैसे प्रभावित हो रही है वो हो जाएगा। समझ गए, है ना? तो इस तरह की चीज़ें, कुछ इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इकोनॉमी कैसे प्रभावित होती है, एक बहुत हल्का सा पॉइंट है। और वहाँ बैठे बैठे भी आप किसी 2-3 आदमी सुनोगे ना, तो आपके पास खुद के पॉइंट आ ही जाएंगे। समझ गए दोस्तों? तो थोड़ा सा बस एफर्ट डालते रहिए, खुद से भी थोड़ा सा नॉलेज लेते रहिए, वहाँ आपको मिल ही जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हल्ला मत करिएगा, किसी को भी ऊंची आवाज़ में, गुस्से में कोई भी बात मत करिएगा। कोई आपको क्रिटिसाइज कर भी दे, दबा दे, तो भी कुछ भी नहीं बोलना है। ठीक है, आगे बढ़ जाना है। मतलब एंगर नहीं दिखाना है, शो नहीं करना है एंगर धोखे से भी। वहाँ गुस्सा नहीं दिखाना भैया। ईगो तो भूल जाना। कुछ होता है, नौकरी चाहिए ना हमें, जब हमें नौकरी चाहिए, नाम ही नौकरी, नौकर। तो किसी के नौकर बनने जा रहे हो तो मालिक के हिसाब से चलो। मालिक क्या चाहता है, जब वैसा चलो सोचोगे तभी आपको नौकरी मिलेगी। अगर आप अपना सोचोगे तो बोलेगा अरे तो अपना चला रहा है तो मेरे फिर मतलब क्या है, मालिक ये बन रहा है यार, है ना? तो ऐसा नहीं करना। एलिजिबिलिटी, ये नोटिफिकेशन क्यों पढ़ता हूँ मैं आपके लिए डिटेल में, ये बताने के लिए कि कंपनी क्या चाहती है, मालिक क्या चाहता है अपने नौकरों से, वो पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पर। समझ गए? तो वो जो चाहता है वो फॉलो करो, तभी आपको नौकरी मिलेगी। नहीं होगा तो फिर वो आपको भगा देगा, फिर उसको थोड़ी ना पड़ी हुई है। चलिए दोस्तों, समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो बाकी मैंने आपको बता दिया, AC3 AC2 टायर तक का रेल बस का टिकट मिल सकता है सभी को। इसके लिए एक फॉर्म आता है जो मैं भी पढ़ने वाला हूँ, वो मिल जाएगा आपको, है ना? और ये देखिए, ये भैया जितने भी है ना SST, सबके लिए सर्टिफिकेट लगते हैं। सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी इन सब में वही वही बातें बार बार लिख दी गई हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। और ये सब GD विडी वही चीज़। अच्छा, अब यहाँ पर देख लो कि एनेक्जर 1, 2, 3 इन सब में है क्या। देखो, जो पहला एनेक्जर मिलेगा वो ट्रैवलिंग अलाउंस का है। ठीक है, जो दूसरा एनेक्जर मिलेगा वो SCST के कास्ट सर्टिफिकेट का, फिर OBC NCL के लिए एनेक्जर 3 में है, EWS के लिए एनेक्जर 4 में है। ठीक है, इस तरह से 4 एनेक्जर दिए गए हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा उन एनेक्जर्स को। ठीक है दोस्तों, चलिए। और याद रखिए कि अपना मोबाइल नंबर और मेल सही रखना, क्योंकि ये एडमिट कार्ड जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे ना, तो एडमिट कार्ड ये आपके मेल पे भेजेंगे या पोस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। मेल वगैरह बिल्कुल सही भरना, अच्छे से क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जो हिंदी इंग्लिश का एडवर्टीजमेंट अगर छपता है तो इंग्लिश वाले को मान्यता दी जाती है, ये तो पहले से ही पता है आपको। ठीक है, तो आप पहले वो देख। अच्छा, कई आजकल CGPA आ रहा है, तो CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, और जिस नॉर्म से आपने कन्वर्ट किया है ना CGPA को परसेंटेज में, ठीक है, तो जिस भी नॉर्म से यानी जिस भी फॉर्मूले से किया है, तो ये फॉर्मूला कौन लगाता है, ये आपका इंस्टीट्यूट लगाता है। तो उसी फॉर्मूले के तहत, एक फॉर्मूले के तहत तो CGPA को परसेंट में कन्वर्ट करता है। तो किस फॉर्मूले के तहत किया गया है वो सर्टिफिकेट भी लगता है। तो वो तो हेडमास्टर से आप जब बोलोगे ना तो वो दे देंगे। ठीक है, अगर आपका CGPA में है तो। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए भाई, और अगर कोई भी आपको लगता है कि कोई भी इसमें गलत चीज़ है या मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तो जो सुनवाई होगी वो हैदराबाद के कोर्ट में होगी और कहीं भी नहीं होगी। इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए भाई, बाकी सारी जानकारी वहीं पे है उपलब्ध आपको। 25 मार्च लास्ट डेट है। 500 की फीस जिन जिन को देनी है मैंने बता दी। अब आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, ये रहा पहला एनेक्जर, दिख रहा है, ये देखो, ये रहा पहला एनेक्जर, है ना? ये पहला एनेक्जर है।
ठीक है। अब इस एनेक्जर में आपको दिख रहा होगा कि ये ट्रैवलिंग अलाउंस है भैया, कि कहाँ से चढ़े आप, ये देखो नेम ऑफ द एयरपोर्ट जहाँ से आप चढ़े थे, ठीक है, और फिर कहाँ और कौन से में से आए, ट्रेन से आए कि बस से आए, किस में आए हो, ठीक है, और कहाँ पर आपका पेपर होना है ये भर देना, कितना अमाउंट लगा है आपका, डिटेल ऑफ जर्नी पूरी भर देना है यहाँ पर, समझ, ये फॉर्म है, इसका प्रिंट निकालना है, इसको भरना है, वहाँ लेके जाना है, ठीक है, और तभी ये सब आपको मिलेगा। ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि देखो इसमें सब भरना पड़ेगा, IFSC ये सारा कुछ, तब तो वो खाते में ट्रांसफ़र करेंगे ना पूरा खर्चा आने जाने का, ठीक है। और दूसरा आपको मैंने बताया था जैसे कि ये किसके लिए होता है, ये SC ST वालों के लिए, तो SC ST वाले इसको भरेंगे कि भाई मैं इसका इसका सन ऑफ, इतने सारे एक्ट के तहत ये काम होता है, ठीक है। और इसी के साथ अब आप जब जाओगे एनेक्जर 3 में, तो जैसे कि मैंने बताया ये किसके लिए, OBC नॉन क्रीमिलियर, तो उनके लिए ये सब है, ये भर देना है उनको, अपना नाम, पिता का नाम, ये सब कुछ, ये फॉर्म उनके लिए हो जाएगा, ठीक है। ये इतना लंबा फॉर्म उन्हीं के लिए, ये सब लिखा रहता है, ठीक है। और ये आता है भैया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, इनके लिए आता है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ये जनरल वाले होते हैं, बताया था मैंने आपको, देख लो इसमें बोलते हैं ना, ये देखो क्या क्या नहीं होना चाहिए, 8 लाख रुपए से कम की आय होनी चाहिए, 5 एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड और उससे ऊपर की नहीं होनी चाहिए कुछ भी, 1000 स्क्वायर फीट में इनका घर नहीं होना चाहिए, रेसिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर फीट का नहीं होना चाहिए किसी नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में, समझ गए, और ये सब भरते हुए बस दे देना है, समझ गए दोस्तों। तो ये था पूरे फॉर्म की जानकारी जो मैंने आपको दी, ठीक है दोस्तों। ये था NMDC जिसमें गेट के स्कोर कार्ड के हिसाब से मांगा गया था, ठीक है। इंजीनियरिंग के बंदों के लिए कौन कौन से इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हो ये बता दिया। इस फॉर्म को उन तक पहुंचाइएगा जो इसके एलिजिबल होंगे। मैं एक और अभी टोटल 11 वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, 11 ऐसी पोस्ट हैं, समझ गए। तो ये सारे वीडियोस अगर आपको मिलने हैं तो आपको बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आपको मिल जाए, ठीक है। मुझसे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए मेरे साथ, है ना, ताकि मैं ये चीज़ें आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है दोस्तों। ये मेरे लिए नहीं है, इसको ऐसा मत सोचेगा कि जब मैं सब्सक्राइब बोलूँ तो आप परेशान हो जाए कि अरे यार सर सब्सक्राइबर्स बटोर रहे हैं, ना ना ना, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, ये आपके लिए दोस्तों, ठीक है। ये सब चीज़ें इसलिए है ताकि आप तक वीडियो पहुंच जाए, आप इसका फ़ायदा उठाएं, मुझे कुछ नहीं दोगे आप, समझ गए। ये सब्सक्राइबर ये जो बढ़ते हैं ना, ये हमारे लिए नहीं होते हैं, ये आपके लिए होते हैं, ठीक है। यूट्यूब हमें जो देगा वो थोड़ा बहुत जो हमें दे देता है कि भाई आपने ये काम किया है इसलिए वो हमें दे रहा है, वो हमें जो भी देता हो, ठीक है, वो हमारे काम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो खैर वो तो हम डिज़र्व करते हैं इसलिए वो हमें देता है, ठीक है दोस्तों। और ये सारी चीज़ें ना इसलिए है, देखिए पब्लिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये यूथ इंपॉर्टेंट है, ये बने रहना चाहिए, उम्र ना बढ़ जाए, ठीक है। एक सब्सक्राइब सुन करके आपको घबराना नहीं, ठीक है दोस्तों। तो जुड़िए मुझसे इस तरह की वीडियो के लिए, और इसके एडमिट कार्ड जो भी जैसा भी आएगा मैं आपको तुरंत बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। उसके लिए बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। सुरक्षित रहिएगा, 2 गज की दूरी बनाए रखिएगा, वैक्सीनेशन जरूर करवा लीजिएगा, ठीक है। और बस सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।